हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शिवम चहल। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे का आज हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा हो गया है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पे। और इससे फिर इसके बाद में जो हमारी बजट की जो वीडियोस होंगी वो अब तक मिलती रहेंगी। और हमारे बाकी की भी आर ओ के जो कोर्सेज हैं, प्लस हमारे जो यूपी पीसीएस के लिए मैंने जो करंट अफेयर्स कराया मेंस के लिए, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आज हम देखना शुरू करते हैं औद्योगिक विकास। ठीक है, उसकी जो ग्रोथ रेट रही है वो कितनी रही है हमारी। तो देखिए, 14-15 में ये 4% थी। उसके बाद 15-16 में ये 3.5 हो गई। उसके बाद 16-17 में ये 4.6 और 2017 और 18 में 3.2। ठीक है, तो ये लगातार घट रही है और बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चन बने आपको तो ये देख सकते हैं कि इसका जो है जो ग्रोथ है वो हमेशा घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। उसकी वजह जो मैंने बताया था आपको कि जैसे हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है लेकिन हमारे यहाँ पास इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो ये इन्वेस्ट की वजह से भी कभी कभी होता है। और उसके बाद में देखते हैं उत्पादन को। तो उत्पादन जो है हमारा 2014 और 15 में 252 क्या मिलियन टन। ठीक है, 252 मिलियन टन रहा। और 2015 2016 में ये रहा 251 मिलियन टन। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इम्पोर्टेंट है 2016 और 17 का। 275 जो मिलियन टन ये रहा है। और इसका जो है सॉरी अनुमान लगाया गया है ये रहने का कि इतना रहेगा ये। खाद्यान्न और दलहन में इस साल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो ये 275 जो है वो अब तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, अनुमानित कि इतना जो है प्रोडक्शन हो जाएगा खाद्यान्न में इस बार। तो इम्पॉर्टेंट है ये 275 मिलियन टन, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है लगातार खाद्यान्न उत्पादन के बारे में। ठीक है, चुनौतियाँ। देखिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लिए क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी ये बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन बन भी सकता है वीकली, क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहे हैं तो पिछला जो बैकग्राउंड है हमारा या आने वाले समय में हमारे साथ में क्या परेशानियां आ सकती हैं, तो इन सब के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, कच्चे तेल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि। ठीक है, अब वृद्धि होना शुरू हो गई है। 2014 15 16 के टाइम में ये ऐसा नहीं था। उस टाइम अब जानते हैं मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम थी, सब एक देश दूसरे से लड़ रहे थे, आईएस की वजह से भी ये और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये क्या है इसके रेट जो थे बहुत कम होते चले गए थे। ठीक है, चाहे वो P5 की जो कंट्री हो उनका ईरान के ऊपर जो है बैन लगाना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। एक टाइम था ईरान जो कच्चे जो तेल होता था उसका जो है रुपए में ही हमसे होने लगा था, आया था हमारे यहाँ, डॉलर की ज़रूरत नहीं थी हमें। लेकिन वो सारी चीज़ें बन के अब डॉलर में हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर प्रेशराइज कर रही हैं। तो जो कच्चे तेल के जो मूल्य हैं वो उसमें जो है वृद्धि हो रही है, ये भी हमारे लिए जो है एक परेशानी का सबब बन सकता है हमारी इकॉनमी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इसी का सबसे ज़्यादा आयात भी किया जाता है। उसके बाद में सरकारी बैंकों की खराब स्थिति। आप जानते हैं कि एनपीए की स्थिति क्या होती चली है, कुछ लोग पैसा लेके भाग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी ये मुश्किल में डाल रहे हैं। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस हो रही है, जो एक अच्छा साइन नहीं हो सकता कभी भी। जॉबलेस मतलब लोग तैयार हैं नौकरी करने के लिए लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। ठीक है, तो अगर अब कहने का ये है कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, हम दुनिया की सबसे अच्छी ग्रोथ रेट वाले देश हैं, लेकिन क्या हमारे लोगों को नौकरी मिल पा रही है, तो ये यहाँ पर दिक्कत है। उसके बाद में विभिन्न देशों की संरक्षणवादी नीतियाँ। अब विभिन्न देशों की तरह अगर एक फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया को लूँ, तभी इस बात में हमारे पीछे होने की वजह से इंडिया ने क्या किया कि चाइना के और बाकी सारे देशों के जो हमारे यहाँ हम वहाँ से हमारे यहाँ इस बात को आयात हो रहा था, तो उस पर ड्यूटी ज़्यादा लगा दी। उससे क्या हुआ कि हमारा जो इस्पात था वो सस्ता हो गया, सस्ता पड़ने लगा। तो लोग जो है उसी को खरीदेंगे, चाइना का या बाकी कंट्री का नहीं खरीदेंगे। तो सेम ऐसे ही दूसरी कंट्री थी वो भी इंडिया के साथ ये करती हैं, चाइना भी ये करता है, बाकी सारी जो कंट्रीज हैं वो करती हैं ऐसा। इससे क्या होता है कि उनका जो माल होता है वो सस्ता हो जाता है, विदेशी जो कंपनियां होती हैं उनका जो माल होगा वो महंगा हो जाएगा। तो संरक्षणवादी जो नीतियां हैं ये भी हमारी ग्रोथ में एक मुश्किल का सबब बन सकती हैं। साथ में देखिए, अगर वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी जगह अस्थिरता है तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है उससे। तो जैसे उत्तर कोरिया और खाड़ी जो देश है उनकी अस्थिरता। ठीक है, मिडिल ईस्ट में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। को ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तब भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो
एक चुनौतियां हैं हमारे लिए। उसका देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। 2015 और 2016 में ये 77,803 था प्रति व्यक्ति आय, और उसके बाद में 2017 और 18 में ये 86,660 जो है हो जाएगी, ऐसा ये अनुमान है। ठीक है। व्यापार घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, व्यापार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हमारा जो व्यापार घाटा था वो 2017 और 2018 में 114 बिलियन डॉलर जो है वो हो गया है। ठीक है, 114 बिलियन डॉलर व्यापार घाटा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अच्छा, दूसरी चीज है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018, ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये भी है कि कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन लगातार बनता रहता है। भारत में देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि इंडिया को जो रैंक कितना मिला है। इंडिया की रैंक इस बार 100 है, लेकिन ये पिछले साल 130 थी। ठीक है, 130 से 100 जाना बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि हमारे यहाँ जो बिजनेस में जो बहुत ज़्यादा सहायता दी है। भले ही देखिए अगर ये कहा जाए कि किसी को यही पता लगाया जाए कि आपके यहाँ इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है, तभी आपके यहाँ जो है सबसे अच्छा जो है डूइंग बिजनेस में ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके पीछे ये कारण होता है। तो पिछले साल 130 थी, उस 130 से जो है 100 आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आई है 2018 की, ये इंडिया के लिए एक अच्छा साइन है। इंडिया को 100 रैंक मिला है। मे भी हो सकता है इन सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि वर्ल्ड में जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो इन सारी चीज़ों को देखते भी हैं, कहाँ पर जो है किस तरह किस देश में इन्वेस्ट की क्या स्थिति है। तो ये सारी चीज़ इंडिया के इन्वेस्ट के पक्ष में जा सकती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और एक टॉपिक है व्यापार संतुलन। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस देश के साथ में हमारा व्यापार संतुलन किस तरह का है, हम आयात निर्यात में क्या स्थिति है, किस देश से ऋणात्मक स्थिति में है, किस देश के साथ में हम जो है सकारात्मक हमारा व्यापार है। तो देखिए सबसे बड़ी एक बात है कि एक टाइम था कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन था, लेकिन आज के टाइम में चाइना हो गया है। ठीक है, तो चाहे सारी चीज़ों में वो कोशिश करता है हमें पिछड़े करने की। तो ऋणात्मक के हिसाब से अगर देखे जाए, दुनिया के वो देश जहां हमारा जो व्यापार है वो ऋणात्मक है या नकारात्मक है, यानी कि हम जो है आयात वहां से ज्यादा करते हैं, उस देश को हम निर्यात कम करते हैं। ठीक है, इस तरह के देशों के साथ हम नकारात्मक व्यापार संतुलन में जाते हैं, जैसे चीन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक और दक्षिण कोरिया। चीन में, स्विट्जरलैंड में, दक्षिण कोरिया में जाना ठीक है, लेकिन इराक में और सऊदी अरब में, इन दोनों में नकारात्मक जाना ये इंडिया के लिए अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, लेकिन इन 5 देशों के साथ में हमारा जो व्यापार संतुलन है वो नकारात्मक है। आप इन देशों के नाम अच्छे से याद कर सकते हैं। मे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश के साथ में नकारात्मक है, किस देश के साथ में सकारात्मक है। तो चीन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक और दक्षिण कोरिया, इनके साथ में हमारा नकारात्मक है। सकारात्मक जिनके साथ में है वो है अमेरिका, ऑब्वियसली बात है, होना ही है इनके साथ में। और यूएई एक टाइम में अच्छा पार्टनर था, हो गया था हमारा। और उसके बाद में बांग्लादेश, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 देश ऐसे हैं जिनके साथ में हमारा सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब हम उन देशों में जो है निर्यात ज़्यादा करते हैं, वहां से आयात कम करते हैं। चीन के साथ में हमारा जो व्यापार घाटा 2016 और 17 में 47% था, वो जो है 2017-18 में कम हुआ है 43.2%। अब ये कथन कारण में भी पूछा सकता है कि किस चाइना के साथ में हमारा व्यापार घाटा जो है घट गया है या बढ़ गया है। ठीक है, इस तरह से करके आ सकता है। तो डिजिट भी आपको याद रखना है कि 2016 और 17 में ये व्यापार घाटा जो 47% था। अब कुछ अलग फैक्ट जो हैं इसके बारे में हम देख सकते हैं। ओवरऑल के हिसाब से देखा जाए तो 2016 और 17 में कृषि और संबंध क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट रही है वो 4.9% की रही। भारत में जो कृषि का जो एरिया है उसमें 50% ऐसा है जो वर्षा पर आधारित है। ठीक है, 50% ऐसा है जो वर्षा पर आधारित है। 2016-17 में चावल का उत्पादन 110 मिलियन टन रहा अनुमानित। 2016-17 में दाल का जो अनुमानित है वो है 23 मिलियन टन। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, अशोक दलवाई कमेटी की रिकमेंडेशन थी उस पर। और जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। उसके बाद में महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु और गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर जीएसटी का पंजीकरण सबसे ज्यादा हुआ है। 15 अक्टूबर को
हर साल महिला किसान दिवस मनाया जाया करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना चाहिए कि 15 अक्टूबर को हर साल महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में राज्यों को स्वास्थ्य पर 8% से ज़्यादा खर्च करने की सिफारिश इस बार केंद्र सरकार ने की है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।